नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। रेडी हो जाइए, आज हम 72वीं बीपीएससी टेस्ट सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट सेट करने वाले जो आपका खान सर का कितना टेस्ट नंबर 19 होने वाला है। ध्यान रखिएगा। देखिए पार्ट 1 अब पार्ट 2 के थ्रू आपका होने वाला है। आज आपका होगा पार्ट 1 1 से लेकर 75 नंबर प्रश्न आपका कंप्लीट कराया जाएगा। ध्यान रखिएगा। अब वीडियो को थोड़ा सा 1.25x पे देखिएगा भैया, तब थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब वीडियो को अंत तक देखिएगा, थोड़ा ज़्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। और अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सेट आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा, सिर्फ हम ही करवा रहे हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 बोल रहा है, नवपाषाणिक स्थल मेहरगढ़ वर्तमान में किस क्षेत्र में स्थित है। बताइए क्या बोल रहा है, नवपाषाणिक स्थल मेहरगढ़ वर्तमान में किस क्षेत्र में स्थित है। तो ये आपका बलूचिस्तान और पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में आपका स्थित है। देखिए भौगोलिक स्थिति या पाकिस्तान के बलूचिस्तान में उपजाऊ क्या कच्छी मैदान में स्थित है, जो राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बोलन दर्रे के पास है। यह दर्रा सिंधु घाटी को ईरान पठार और पश्चिमी एशिया से जोड़ने वाला एक प्रारंभिक स्थल मार्ग है। ध्यान रखिएगा भैया। चलिए अगला दूसरा नंबर प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप में अस्थायी कृषि का सबसे प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ प्राप्त होता है। क्या बोल रहा है, भारतीय उपमहाद्वीप में अस्थायी कृषि का सबसे प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ प्राप्त होता है। बताइए कहाँ प्राप्त होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका मेहरगढ़ में से प्राप्त होता है। देखिए मेहरगढ़ बलूचिस्तान के क्या कच्ची मैदान में स्थित है। यह स्थल भारतीय उपमहाद्वीप में अस्थायी कृषि का आधारित जीवन शैली का सबसे प्रारंभिक पुरातात्विक प्रमाण प्रदान करता है, जिसमें प्रारंभिक आधारभूत कितना स्तर 7,000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। बताइए उत्तरी काले पोलिस वाले मृत्युभांड भारतीय इतिहास के किस काल से संबंधित हैं। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा, तभी आप लोग को समझ में आने वाला है। देखिए उत्तरी काले पोलिस वाले मृत्युभांड भारतीय इतिहास किस काल से संबंधित हैं। किस काल से संबंधित हैं, तो आपका प्रारंभिक इतिहास काल से आपका संबंधित है। ध्यान रखिएगा। भैया हमसे कहीं भी अगर मिस्टेक होता है पढ़ने में तो आप लोग थोड़ा सा माफ़ कर दीजिएगा, गलती हर किसी से होता है। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका प्रारंभिक ऐतिहासिक काल। ध्यान रखिए। देखिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। देखिए उत्तरी काले पुलिस वाले मृत्युभांड कालखंड 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 2री शताब्दी ईसा पूर्व के बीच है, जो द्वितीय नागरिक को महाजन पदों के उदय के साथ पूरी तरह सुमिलित हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए हड़प्पा वाट प्रणाली की संख्यात्मक अनुक्रम पर आधारित है थी। क्या बोल रहा है, हड़प्पा की वाट प्रणाली की संख्यात्मक अनुक्रम पर आधारित थी। ध्यान रखिएगा। तो ये आपका कम वजन के लिए बाइनरी और ज़्यादा वजन के लिए क्या हो जाएगा, दशमलव। या बाइनरी क्या बोल रहा है, कम वजन के लिए, एक सेकंड रुक जाइए। देखिए कम वजन के लिए बाइनरी और ज़्यादा वजन के लिए आपका दशमलव। ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये 5 नंबर प्रश्न है। इसमें क्या बोला, निम्नलिखित विशिष्ट ऋग्वेदिक अवधारणाओं को उनके सही ऐतिहासिक अर्थों के साथ सुमिलित कीजिए। ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, ऋग्वेदिक अवधारणाओं को उनके सही ऐतिहासिक अर्थों के साथ सुमिलित करना। किसके साथ, आपका सही ऐतिहासिक अर्थों के साथ सुमिलित करना। देखिए एक में है, देखिए गर्विष्ठ क्या है, गायों की खोज या गायों के लिए लड़ा गया युद्ध, क्या आपका एक सुमिलित है। ध्यान रखिए। तो एक आपका बिल्कुल सही सुमिलित है। 2 में है दस्यु क्या, स्वदेशी गैर आर्य जो वैदिक यज्ञ नहीं करते थे और यह अलग भाषा बोलते थे। क्या 2 आपका सही सुमिलित है। तो ध्यान रखिए 2 भी आपका बिल्कुल सही सुमिलित है। 3 में आपका सभापति क्या है, ऋग्वेदिक जनजातीय सभा जिसमें महिलाओं को प्रवेश की अनुमति थी। यह विशिष्ट पीठासीन अधिकारी, क्या कथन 3 आपका सही सुमिलित है। तो ध्यान रखिएगा कथन 3 भी आपका बिल्कुल सही सुमिलित है। इसीलिए इसका सही उत्तर क्या, क्वेश्चन क्या बोल रहा था, ऋग्वेदिक अवधारणाओं को उनके सही ऐतिहासिक अर्थों के साथ सुमिलित करना। तो तीनों कथन जो है आपका बिल्कुल सही सुमिलित है, आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए इसका सही उत्तर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि तीनों युग्म आपका बिल्कुल सही सुमिलित हैं। चलिए अगला 6 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए गुप्त काल के अभिलेख में भूमि श्रेणियों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना। क्या बोल रहा है, गुप्त काल के अभिलेखों में भूमि की श्रेणियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब बताना कि कौन सा आपका सुमिलित नहीं है। ठीक है।
देखिए एक में है क्षेत्र, क्या कृषि के लिए तैयार खेती योग्य भूमि, भूमि क्या आपका एक सही सुमेलित है, ध्यान रखिएगा, तो ये आपका बिल्कुल सही सुमेलित है। 2 में आपका है खील, क्या बंजर या आकृषीय प्रतिभूमि, क्या आपका ये सही सुमेलित है, ध्यान रखिएगा, तो ये आप लोग बोलिएगा जी बिल्कुल ये आपका सही सुमेलित है। देखिए अपराहत, क्या घने बिना जोते हुए जंगल या जंगली भूमि, क्या कथन 3 सही सुमेलित है, तो ध्यान रखिए, तो आप लोग बोलिएगा जी भैया बिल्कुल सही सुमेलित है। ध्यान रखिए गुप्त काल के अभिलेखों में भूमि की श्रेणियों, ध्यान दीजिएगा, भूमि की श्रेणियों के संबंध में तीनों कथन आपका सही सुमेलित है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, देखिए इसमें बोल रहा कौन सा सुमेलित नहीं है, बट इसमें तीनों सुमेलित आपका है। ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें बोला था कौन सा सुमेलित नहीं है, लेकिन आपका ये तीनों सुमेलित है, इस चीज़ पर ध्यान रखिएगा। चलिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए अगला नंबर प्रश्न है 1851 में स्थापित क्या रहनुमाई, क्या है, देखिए 1851 में स्थापित रहनुमाई मजदायासन सभा में भारतीय किस धार्मिक समुदाय के सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्या 1851 में स्थापित रहनुमाई क्या मजदायासन सभा में भारत में किस धार्मिक समुदाय में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो आपका पारसी समुदाय। ध्यान रखिए, देखिए इसका सोल्यूशन सुनिएगा तो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया रहेगा। देखिए रहनुमाई क्या है मजदायासन सभा की स्थापना 1851 में मुंबई में दादा भाई नौरोजी द्वारा और MS बंगाली जैसे सुधारकों द्वारा की गई थी। ध्यान रखिएगा इसका उद्देश्य क्या था, शिक्षा था, विशेषकर महिला शिक्षा को बढ़ावा देकर सामाजिक बुराइयों को क्या हस्तोत्साहित करके और पारसी धर्म को क्या है तर्क संगत व्याख्या का प्रोत्साहित करके पारसी समाज में सुधार करने और उनका अधिनियमीकरण करना था। ध्यान रखिएगा। चलिए अगर आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। बताइए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करना है और बताना कि कौन सा कथन आपका सही है, कौन सा कथन सही है। देखिए एक में जिला मजिस्ट्रेट देसी भाषा का समाचार पत्रों से जमानत की मांग कर सकते थे, ध्यान रखिए कर सकते थे, क्या आपका ये सही है, तो ध्यान रखिए ये आपका बिल्कुल सही है। 2 में आपका मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ अदालतों में अपील करने की अनुमति थी, ये बिल्कुल आपका गलत है, ये आपका अनुमति नहीं थी। 3 में समाचार पत्र सरकारी सेंसर के पास प्रूफ जमा करके इस अधिनियम से छूट प्राप्त कर सकते थे, ये आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए 3 आपका बिल्कुल सही है। किसके बारे में, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 के संबंध में कथन 1 और कथन 3 आपका सही। ध्यान रखिए तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे 9 नंबर प्रश्न बताइएगा। सूची 1 है, सूची 2 है। सूची 1 में क्या दिया हुआ है, सामाजिक धार्मिक संगठन दिया हुआ है, और सूची 2 में आपका स्थापना वर्ष दिया हुआ है। बताइए ए में है तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा का आपका स्थापना वर्ष कब है, चलिए बताइए जल्दी बताइए। तो 1839 ईस्वी, 1839, तो ये बिल्कुल। बी में है फराजी आंदोलन, फराजी आंदोलन हो जाएगा 1818 में, ध्यान रखिएगा। स्थापना कब हुआ था, बताइए। प्रार्थना समाज का स्थापना कब हुआ था, प्रार्थना समाज का आपका 1867 में हुआ था। बताइए सत्यशोधक समाज आपका स्थापना कब हुआ था, 1878 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, देखिए तत्वबोधिनी सभा का स्थापना 1839 में हुआ था। फराजी आंदोलन का स्थापना 1818 में हुआ था। प्रार्थना समाज का स्थापना 1867 में हुआ था। सत्यबोधक समाज का स्थापना 1878 में। कौन कौन किए थे ये हम आपको लोग को बता देते हैं। देखिए तत्वबोधिनी सभा का स्थापना कौन किए थे, तो आपका कौन किए थे, देवेंद्रनाथ टैगोर किए थे, जो कि आपका कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे, देवेंद्रनाथ टैगोर। यहाँ लिख देते हैं देवेंद्र, इतना याद कर लीजिए, देवेंद्र सिर्फ लिख देते हैं। बताइए फराजी आंदोलन का कौन किए थे, तो ये फराजी आंदोलन का स्थापना शरीयतुल्लाह द्वारा किया गया था। कौन, शरीयतुल्लाह, देखिए लिख देते हैं यहाँ शरीयतुल्लाह लिख दिए। प्रार्थना समाज का आपको आप लोगों को तो पता है, आत्माराम पांडुरंग किए थे, लिख देते हैं आत्माराम, याद रखिए। बताइए सत्यशोधक समाज की स्थापना कौन किए थे, तो ये आपका ज्योतिबा फूले किए थे, ज्योतिबा फूले, ध्यान रखिएगा भैया।
इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय प्रेस 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व निम्नलिखित में से कौन से मुकदमे जन आंदोलन के प्रमुख विषय बनाए गए थे? क्या बोल रहा है? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा कदम या मुद्दे जन आंदोलन के प्रमुख विषय बनाए गए थे? तो कौन कौन से विषय बनाए गए थे? इसमें बोल रहा है कौन सा सही है। देखिए एक में, देखिए सूफी वस्त्रों का आयात शुल्क लगाना, ध्यान रखना, बिल्कुल आपका ये विषय बिल्कुल था, मतलब ये मुद्दा बिल्कुल था। 2 में सरकारी सेवाओं में भारतीयकरण, ये आपका बिल्कुल यही आपका मुद्दा था, ये भी मुद्दा था। लिटन का अफगान क्या अभियान के खिलाफ, ये भी बिल्कुल सही है। सर में सशस्त्र अधिनियम के खिलाफ, ये भी आपका बिल्कुल सही है। क्या बोल रहा था? देखिए निम्नलिखित में कौन सा कदम या मुद्दे जन आंदोलन में विषय बनाए गए थे? ये चारों मुद्दे जो है आपका कब आंदोलन में विषय बनाए गए थे, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 11वां नंबर प्रश्न होता है, लॉर्ड लिटन ने सिविल सेवा परीक्षा के लिए अधिकतम आयु सीमा घटाकर कितनी कर दी थी? तो लॉर्ड लिटन ने सिविल सेवा परीक्षा के लिए अधिकतम आयु सीमा घटाकर कितनी कर दी गई थी? ध्यान रखिएगा, तो ये आपका 19 वर्ष कर दिए थे। ध्यान रखिए, देखिए 1878 में वायसराय लॉर्ड लिटन ने भारतीय सिविल सेवा ICS परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष की गई थी, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12। देखिए क्या बोल रहा है, बहादुर शाह प्रथम ने किस मराठा नेता को मुगल की कैद से रिहा किया था? बताइए, बहादुर शाह प्रथम ने किस मराठा नेता को मुगलों की कैद से रिहा किया था? तो आपका साहू को किया था, ध्यान में रखिए। देखिए शिवाजी के पोते और संभाजी के पुत्र साहू को पिता की हत्या के बाद 1689 में उनकी माँ क्या है ऋषिबाई के साथ मुगल सेना ने बंदी बना लिया था। वह औरंगजेब के शासनकाल में 18 वर्षों तक मुगलों की कैद में रहे, ध्यान में रखिएगा। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद साहू को रिहा कर दिया गया, ध्यान रखिएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न बताइएगा, हैदर अली ने 1775 में फ्रांसीसियों की सहायता के एक आधुनिक शस्त्रागार कहाँ स्थापित किया था? तो हैदर अली ने 1755 में फ्रांसीसियों की सहायता से एक आधुनिक शस्त्रागार कहाँ स्थापित किया था? देखिए एक लाइन में पढ़िए, हैदर अली ने 1755 में फ्रांसीसियों की सहायता से एक आधुनिक शस्त्रागार कहाँ स्थापित किया था? तो आप लोगों को पता होगा भैया कि कहाँ स्थापित किया था। इसे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कोई आंसर भी बताने की जरूरत नहीं है। 14 नंबर प्रश्न बताइए, कर्नाटक का वह नवाब कौन था जिसने निजाम की मंजूरी के बिना क्या दोस्त अली को अपना उत्तराधिकारी नामित किया था? तो उत्तराधिकारी नामित किया था कौन? शहादतुल्ला खान, ध्यान में रखिएगा। देखिए शहादतुल्ला खान को कर्नाटक के नवाब के रूप में कार्य किया। 1732 में अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने अपने भतीजे दोस्त अली खान को गोद लिया और उसे गद्दी के लिए अपना उत्तराधिकारी नामित किया था, ध्यान रखिएगा भैया। अगला 15 नंबर प्रश्न का आंसर बताइए। देखिए वित्तीय नियंत्रण की मांग करते हुए भारतीय राष्ट्रवादियों ने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से लिया गया कौन सा नारा बुलंद किया था? बताइए क्या बोला, वित्तीय नियंत्रण की मांग करते हुए भारतीय राष्ट्रवादियों ने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से लिया गया कौन सा नारा बुलंद किया था? कौन सा बुलंद किया था? तो आपका प्रतिनिधित्व के बिना कोई कर नहीं, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए प्रतिनिधित्व के बिना कोई कर नहीं का नारा जो मूल रूप से अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा था। प्रारंभिक भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा अधिक वित्तीय नियंत्रण और प्रतिनिधित्व स्थानों की अपनी मांग को अपनाया गया था, याद रखिएगा भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 16 नंबर प्रश्न। बताइए प्रथम अंग्ल सिख युद्ध समाप्त करने वाली कौन सी संधि थी? बताइए प्रथम अंग्ल सिख युद्ध को समाप्त करने वाली कौन सी संधि थी? तो ये आपका थी लाहौर की संधि, ध्यान में रखिएगा। देखिए प्रथम अंग्ल सिख युद्ध 1845 से लेकर 1846 कब, देखिए यहाँ लिख देते हैं 1845 से लेकर 1846, ध्यान रखिएगा
चलिए, औपचारिक रूप से 9 मार्च 1946 को लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ था, याद रखिएगा। अगला 17 नंबर प्रश्न बताइएगा, 1814 में भाप इंजन ब्लूचर का निर्माण किस इंजीनियर ने किया था? बताइए, 1814 में भाप इंजन ब्लूचर का निर्माण किस इंजीनियर ने किया था? तब पर जॉर्ज स्टीफेंस ने किया था। ध्यान में रखिए, कौन किया था? जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। ध्यान में रखिएगा। देखिए, 1814 में ब्रिटिश रेलवे इंजीनियर जॉर्ज स्टीफेंसन ने ब्लूचर नामक भाप के चलने वाली रेल मोटिव रेल इंजन का निर्माण किया था, याद रखिएगा। चलिए, अगला नंबर प्रश्न बताइएगा, स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदारों को वसूले गए लगान में से कितना हिस्सा अपने पास रखने की अनुमति थी? तो स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदारों को वसूले गए लगान में से कितना हिस्सा अपने पास रखने की अनुमति थी? ध्यान रखिएगा, कितना हिस्सा अपने पास रखने की अनुमति थी? तो ध्यान रखिएगा, आपका 1/11वां भाग जो है सब अपने पास रखने की अनुमति थी। देखिए, 1800 क्या बोल रहा है, जमींदारों को आधिकारिक तौर पर लगान का शेष 1/11वां हिस्सा अपने पास रखने की अनुमति दी गई थी। यह राजस्व संग्रह के प्रशासनिक कार्य को पूरा करने के लिए उनके कमीशन के रूप में कार्य करता था। ध्यान में रखिएगा। और कौन कहते, देखिए 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किए गए स्थायी बंदोबस्त तथा कृषकों को एकत्रित में कुल भू राजस्व की सख्त से 11 भाग में विभाजित किया गया था। ध्यान में रखिएगा। चलिए, अगला नंबर प्रश्न पे आते हैं। बताइए, कॉर्नवालिस के अधीन पुलिस व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है? कॉर्नवालिस के अधीन पुलिस व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? तो विचार करना है और क्या बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। ध्यान रखिए, कौन सा कथन सही है। तो देखिए, कथन 1 में कॉर्नवालिस ने जमींदारों को उनके पुलिस कार्यों से मुक्त कर दिया। कथन 1 बिल्कुल भैया सही है। कथन 2 में है, उनका जिला पुलिस अधीक्षक नेतृत्व में क्षेत्रों या स्थानों की स्थापना की। बोलिएगा, बिल्कुल आपका गलत है, सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बिल्कुल गलत है। इसका हम लोग सही उत्तर अगर देखेंगे 19 का तक क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। कॉर्नवालिस ने जिलों को क्षेत्र या स्थानों में विभाजित किया, जिसमें से प्रत्येक को एक दरोगा के अधीन रखा गया था। इन थानों में क्या प्रशिक्षण जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता था, न कि जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा। देखिए, यहाँ क्या बोल रहा है, पुलिस अधीक्षक द्वारा तो ये नहीं, ध्यान रखिएगा। क्या बोल रहा है, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया था, न कि जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा। जिला पुलिस अधीक्षक का पद ब्रिटिश प्रशासन के तहत बहुत बाद में अस्तित्व में आया था, बहुत बाद में आया था। 3 में देखिए, क्या भारतीयों को पुलिस सभा का उच्च पदों से बाहर रखा गया था। ये कथन आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए, कॉर्नवालिस के अधीन पुलिस व्यवस्था के संबंध में कथन 1 और कथन 3 आपका बिल्कुल सही है। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की ओर। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, एक कमेंट भी कर दीजिएगा। बताइए, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1819 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? बताना कि कौन सा कथन सही है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, कथन 1 में आपका है, द्वैध शासन के तहत शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य को आरक्षित विषयों के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिनका बाद में गवर्नर और उनकी कार्यकारी परिषद द्वारा किया गया था। ये आपका बिल्कुल गलत है। ध्यान रखिए, आपका बिल्कुल गलत है। कथन 2 में आपका है, द्विसदनीय विधायिका के तहत विधानसभा का अधिकतम सदस्य 145 थी, जिसमें से 104 निर्वाचित किया जाना था, जो कि कथन 2 आपका बिल्कुल सही है। कथन 3 में है, थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। कथन 3 में है, भारत के राज्य सचिव और उनके सहायकों का वेतन पहली बार भारतीय राजस्व के बजाय ब्रिटिश राजस्व दिया जाना तय किया। क्या कथन 3 सही है? तो कथन 3 आपका बिल्कुल सही है। कथन 4 में, राज्य परिषद में अधिकतम 60 सदस्य होते थे, जिनमें से 34 निर्वाचित किया जाना था। क्या कथन 4 सही है? तो कथन 4 भी आपका बिल्कुल सही है। किसके बारे में? 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन 2, 3 और 4 आपका सही है। ध्यान रखिएगा, 2, 3 और 4 कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न बताइएगा,
क्या बोल रहा है, 1880 के दशक के दौरान क्या बाल गंगाधर तिलक प्रयासों से स्थापित न्यू इंग्लिश स्कूल बाद के किस रूप में विकसित हुआ। 1880 के दशक के दौरान बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से स्थापित न्यू इंग्लिश स्कूल बाद में किस रूप में विकसित हुआ। ध्यान रखिएगा, तो आपका देखिए फर्ग्यूसन कॉलेज के रूप में आपका विकसित हुआ था। याद रखिएगा इस चीज़ को। देखिए न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना 1880 में पुणे में राष्ट्रवादी शिक्षकवादों के एक समूह द्वारा की गई थी, जिसमें से बाल गंगाधर तिलक, गोपाल गणेश आगरकर, क्या विष्णु शास्त्री और चिपलनुकल को महादेव वल्लभ नामजोशी शामिल थे। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला नंबर प्रश्न बताइए, स्वतंत्रता संग्राम की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। किसके बारे में, स्वतंत्रता संग्राम की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है और बताना कि कालानुक्रम में आपको व्यवस्थित करना है। ध्यान रखिएगा, पहला कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा होगा। देखिए पहला तो आपका हो जाएगा, एक में पहले खिलाफत दिवस का आयोजन हुआ था, ये तो आपका पहला हो जाएगा। दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा, तो दूसरा आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, गांधी जी ने अध्यक्ष संयुक्त हिंदू मुस्लिम सम्मेलन, ये आपका दूसरा हो जाएगा। तीसरा आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, देखिए असहयोग समर्थन करने वाले कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन, ये आपका तीसरा हो जाएगा। बाकी चौथा ये आपका चौरा चौरी घटना हो जाएगा, ये आपका चौथा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। स्वतंत्रता संग्राम की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, तो ये आपका इस हिसाब से आप लोग कालानुक्रम में व्यवस्थित कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। बताइए स्वराज पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है, स्वराज पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना कि कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। यहाँ पूछ रहा है सही है, चलिए बताना। देखिए कथन एक में इसकी उत्पत्ति कांग्रेस के गया अधिवेशन में हुए विभाजन से हुई थी। क्या कथन एक आपका सही है, तो आप लोग बोलिएगा जी बिल्कुल आपका कथन एक सही है। किसके बारे में, स्वराज पार्टी के संदर्भ में। दो में आपका केंद्रीय विधान परिषद में इसका नेतृत्व CR दास ने किया था, जबकि बंगाल में इसका नेतृत्व मोतीलाल नेहरू ने किया था। क्या कथन दो सही है, तो ध्यान रखिए कथन दो आपका बिल्कुल गलत है। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह कथन नेतृत्व में भूमिकाओं को उलट कर प्रस्तुत करता है। मोतीलाल नेहरू ने दिल्ली में किया था, देखिए मोतीलाल नेहरू ने दिल्ली में किया था, याद रखिएगा। देखिए सोल्यूशन बता रहे हैं, क्या मोतीलाल नेहरू ने दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में स्वराज पार्टी का नेता के रूप में कार्य किया था। वह क्षेत्रीय के राजनीतिक के अत्यधिक प्रभाव रखने वाले CR दास ने बंगाल का प्रतिनिधित्व परिषद के पार्टी में नेतृत्व किया था। ध्यान में रखिए, उल्टा कर दीजिएगा तो आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 में आपका है, केंद्रीय विधान परिषद में क्या मध्यमान समिति में इस विचार के खिलाफ एक क्या प्रस्ताव पेश किया था कि द्वैत शासन ठीक काम कर रहा है। ये आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए, आपका बिल्कुल सही है कि स्वराज पार्टी के संदर्भ में कथन 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइएगा, पुणे पैक्ट 1932 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ध्यान में रखिए, किसके बारे में, पुणे पैक्ट 1932 के संदर्भ में बताना कि इसमें कौन सा गलत है। सही नहीं बोल रहा है, इसमें बताइएगा 3 में से कौन सा गलत है, आपको ये बताना है। देखिए एक में यह डॉक्टर BR अम्बेडकर और ब्रिटिश सरकार के बीच संपन्न हुआ था, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। देखिए सितंबर 1932 में हस्ताक्षरित पुणे पैक्ट डॉक्टर BR अम्बेडकर, दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हुए और हिंदू स्वराज नेताओं मुख्य रूप से मदन मोहन मालवीय के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, मदन मोहन मालवीय के बीच में आपका संपन्न हुआ था। ध्यान रखिएगा। चलिए एक तो गलत हो गया, तो इसमें पूरा कौन सा कथन गलत है, तो एक गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि एक आपका गलत है। बाकी 2 आप याद कर लीजिएगा, बिल्कुल सही है। 3 भी आपका बिल्कुल सही है। 2 में क्या है, इसके प्रांतीय विधायिकाओं में दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़कर 148 कर दी, बिल्कुल सही है। 3 में आपका इसके पूर्व में सांप्रदायिकता पंचाट के खिलाफ कैयरवाद जेल में गांधी जी का उपवास किया था, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा, पुणे एक्ट 1932 के संदर्भ में 2 और 3 सही है और एक गलत है। इसमें बोल रहा था कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। बताइए अगला नंबर प्रश्न बताइएगा, 1947 में सत्ता हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या बोला, 1947 में सत्ता के हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है
बताना कि कौन सा कथन आपका सही है। कौन सा कथन सही है? तो कथन एक में है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को मंजूरी मिली, जो कि बिल्कुल सही है। 2 में है रेड क्लिफ सीमा आयोग पंजाब और बंगाल की सीमाएं तय करने के लिए सौंपा गया था, जो कि बिल्कुल आपका सही है। कथन 3 में पाकिस्तान का औपचारिक रूप से भारत से एक दिन पहले अस्तित्व में आया था, ये बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान में रखिएगा। एक दिन बाद में अस्तित्व में आया था शायद। देखिए अगर इसका सही उत्तर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए औपचारिक और कानून रूप से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 1 में यह निर्धारित किया गया था कि भारत और पाकिस्तान दोनों स्वतंत्र के मेडिमिनल बिल्कुल एक सही तारीख 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में आएंगे, ध्यान में रखिएगा। चलिए अब भारत आपका 14 तारीख को आया था, तो 1 और 2 और 3 आपका सॉरी 1, इसमें अभी 4 तो बचा लिया। 4 में लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने, जो कि आपका बिल्कुल सही है। तो कौन कौन सा सही हो जाएगा? 1947 से सत्ता हस्तांतरण संबंध में कथन 1 सही है, 2 सही है और 4, 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होने वाला है। चलिए 26 नंबर प्रश्न बताइए, इनमें से कौन सी व्यवस्था औरंगजेब के शासनकाल से जुड़ी थी? तो इनमें से कौन सी व्यवस्था औरंगजेब के शासनकाल से जुड़ी थी? तो आपका शाही दरबार में संगीत पर रोक, ध्यान में रखिएगा। ये आपका जो है औरंगजेब के शासनकाल से आपका जुड़ा हुआ था, याद रखिए, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला 27वां प्रश्न बताइएगा, शुरुआती राष्ट्रवादियों में ने किन विचारों को लोकप्रिय बनाया? मतलब शुरुआती राष्ट्रवादियों ने इनमें से किन विचारों को लोकप्रिय बनाया? और सही उत्तर आपको चुनना है। ध्यान रखिए, तो किसको किसको बनाया? तो देखिए लोकतंत्र को बनाया, नागरिक स्वतंत्रताएँ को बनाया, धर्मनिरपेक्षता को बनाया और राष्ट्रवाद को बनाया, ध्यान रखिएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। क्या बोल रहा है? शुरुआती राष्ट्रवादियों ने इनमें से किन विचारों को लोकप्रिय थे? चारों जो लोकप्रिय है विचारों को आपका लोकप्रिय बनाया गया था, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की ओर। बताइए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना कि कौन सा कथन सही है। बताना कि कौन सा कथन सही है। देखिए 1 में 1940 में अगस्त प्रस्ताव यह परिकल्पना की गई थी कि युद्ध के बाद नया संविधान बनाने के लिए क्या भारतीयों का एक प्रतिनिधित्व निकाय गठित किया जाएगा, जो कि आपका ये बिल्कुल सही है। 2 में है कि आचार्य विनोबा भावे को यह पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में चुना गया था और जवाहरलाल नेहरू को दूसरे के रूप में, बिल्कुल सही है। हमको लगा था भैया कि ये गलत है, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल आपका सही है। 3 में क्रिप्स मिशन, जिसे गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था, ने भारत को तुरंत डोमिनियन स्टेटस देने का प्रस्ताव किया, ध्यान रखिएगा। ये आपका बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। इसका कौन सा सही हो जाएगा? तो 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग याद करते जाइएगा। अगला नंबर प्रश्न होता है, भारत की पहली जूट मिल 1855 में कहाँ स्थापित की गई थी? बताइए भारत में पहली जूट मिल 1855 में कहाँ स्थापित की गई थी? तो आपका रिसरा में किया गया था। कहाँ किया गया था? रिसरा में, ध्यान में रखिए। देखिए भारत में पहली जूट मिल 1855 में हुगली नदी के तट पर वर्तमान पश्चिम बंगाल में श्रीरामपुर के पास रिसरा में स्थापित की गई थी, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 30 की ओर। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला नंबर प्रश्न बताइएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या करना है? भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब बताना कि कौन सा कथन आपका गलत है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा कथन गलत है, ध्यान रखिएगा। देखिए कथन 1 में 8 अगस्त 1942 को बम्बई में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। क्या कथन 1 आपका सही है? तो कथन 1 आप लोग बोलिएगा जी भैया बिल्कुल सही है। कथन 2 में है आंदोलन के दौरान भूमिगत नेतृत्व राम मनोहर लोहिया के अच्युत पटवर्धन और जयप्रकाश नारायण जैसी हस्तियाँ द्वारा प्रदान किया गया था। जी भैया आपका 2 भी कथन आपका बिल्कुल सही है, आप बोलिएगा। 3 में है 8 से 9 अगस्त 1942 को हुई गिरफ्तारियों के बाद गांधी जी को नेहरू और आज़ाद के साथ अहमदाबाद के लिए कैद किया गया था। ये आपका बिल्कुल गलत है। देखिएगा इसका 3 का उत्तर हम लोग सही देखेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए ब्रिटिश अधिकारियों ने
आपसी संपर्क को रोकने के लिए गिरफ्तार किए गए नेताओं को अलग अलग रखा था। कहाँ अलग अलग रखा था? जहाँ जवाहरलाल नेहरू को मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और कांग्रेस के कार्यकर्ता समिति के अन्य प्रमुख सदस्यों को जवाहर के अहमदनगर किले में कैद किया गया था। वहीं महात्मा गांधी को उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी और सचिव महादेव देसाई के साथ पुणे के आगा खान पैलेस में अलग से बंदी बनाया गया था। ध्यान रखिएगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन गलत हो जाएगा? तो कथन 3 आपका बिल्कुल गलत है, बाकी 1 और 2 आपका सही है। ध्यान रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न बताइए, बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? बताइए बिहार का कौन सा जिला जो है नेपाल के साथ में सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो आप लोग को पता होगा, बोलने की कोई ज़रूरत नहीं इसमें। तो पश्चिम चंपारण जो है सो आपका नेपाल के साथ में सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। देखिए अगर इसके बारे में हम लोग बात करेंगे तो बताइए कितना किलोमीटर करता है? तो लगभग 35 किलोमीटर जो है सो आपका नेपाल के साथ में सीमा साझा करता है पश्चिमी चंपारण। चलो 32 नंबर प्रश्न बताइए, जयप्रकाश नारायण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किसके बारे में? जयप्रकाश नारायण के संबंध में निम्नलिखित कथन में विचार करना और बताना कि कौन सा कथन आपका सही है। ध्यान रखिए। तो कथन 1 में देखिए, कथन 1 में दिया हुआ है वे 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे। बिल्कुल आपका सही है। 2 में उन्होंने भूटान में आज़ाद दस्ता का गठन किया। बिल्कुल गलत है। 3 में उन्होंने 1996 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बिल्कुल गलत है। ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल 1 आपका बिल्कुल सही होने वाला है। अगला नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए बरहिया ताल किसान आंदोलन 1936 और 1939 बिहार के किस क्षेत्र में हुआ था? बताइए बरहिया ताल किसान आंदोलन बिहार के किस क्षेत्र में हुआ था? तब मुंगेर लखीसराय क्षेत्र में आपका हुआ था। ध्यान में रखिएगा। देखिए बरहिया ताल संघर्ष 1936 से लेकर 1939 में वर्तमान लखीसराय जिले उस समय के मुंगेर जिले का हिस्सा है। इसे बिहार के बरहिया ताल के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। अगला 34वां प्रश्न बताइए, मंदिर और उनकी अवस्थितियों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्या मंदिर और उनकी अवस्थितियों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना और बताना कि कितने इसमें सुमेलित हैं आपका, कितने आपका सुमेलित हैं, कितने सुमेलित। देखिए 1 में क्या है? अजगेबीनाथ धाम, अजगेबीनाथ या सुल्तानगंज भागलपुर, ये आपका बिल्कुल कितने सुमेलित। बाकी 2 में देखिए बूढ़ानाथ मंदिर क्या है? भवानीपुर मधुबनी, बिल्कुल गलत है। हरिहरनाथ मंदिर अहमदाबाद क्या आदमपुर भागलपुर, ये भी बिल्कुल गलत है। ध्यान रखिए ये बिल्कुल सुमेलित नहीं है। क्या है? उगना महादेव मंदिर या सोनपुर, ये बिल्कुल आपका सुमेलित नहीं है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि केवल 1 आपका इसमें सुमेलित है। अगला नंबर प्रश्न, भाव्य बिहार के किस विभाग का एक पहल है? अरे ठीक है, चुप रही ना। भाव्य बिहार सरकार के किस विभाग का एक पहल है? तो ये आपका स्वास्थ्य विभाग का एक आपका पहल है। चलिए देखिए ये प्रश्न आपके लिए बहुत बढ़िया है। देखिए सूची 1 में लेखक है, सूची 2 में आपका पुस्तक है। चलिए मिलान करने वाला है। देखिए 1 में बाणभट्ट, ध्यान रखिएगा 1 में बाणभट्ट। बताइए इसका कौन सा पुस्तक है? बाणभट्ट का कौन सा पुस्तक, जल्दी बताइए। तो आपका कादम्बरी है। नहीं, कादम्बरी नहीं है। तो इसका देखिए बाणभट्ट का आपका हो जाएगा कौन सा पुस्तक हो जाएगा? तो चंडिका स्पष्ट अष्टक हो जाएगा। नंबर 2 में विद्यापति का आपका हो जाएगा। देखिए क्या है? भूपरी कर्मा। देखिए फणीश्वर नाथ रेणु का आपका हो जाएगा प्लट बाबू रोड। देखिए क्या है? ज्योतिश्वर ठाकुर, ये आपका हो जाएगा वन चित्राकार। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका डी आपको बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। माफ कीजिएगा इसमें थोड़ा सा हम लोग को मिस्टेक हो गया मिलान करने में, लेकिन जो अभी हम मिलान किए वो बिल्कुल सही। इसका आंसर हम लोग को मालूम नहीं था, इसलिए पहले हमको मिलान करना पड़ा था। अगला 37 नंबर प्रश्न बताइएगा। ये कथन
और निष्कर्ष निष्कर्ष 2 है। देखिए, जीएसटी लागू होने के बाद भी पिछले कुछ वर्षों में बिहार अपने कर राजस्व में काफ़ी वृद्धि हुई है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी वृद्धि आपका हुई है। निष्कर्ष 1 में है, निष्कर्ष 1 में आपका है, देखिए, आर्थिक गतिविधियों और कर प्रशासन में सुधार हुआ है। कथन 3 में बिहार केंद्रीय स्थानांतरण के आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो गया है। इसमें सही निष्कर्ष चुनने के लिए बोल रहा है। ध्यान रखिएगा, देखिए इसमें जो है जो केवल निष्कर्ष 1 जो है सो आपका सही है। देखिए, केवल निष्कर्ष 1 जो है सो आपका बिल्कुल सही है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर रहेगा, बाकी सब गलत है। 38 नंबर प्रश्न बताइए। देखिए, ई मतदान प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसके बारे में? ई मतदान प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और बताना है कि कितने सही हैं, कितने सही हैं। तो देखिए, एक में है कि बिहार राज्य चुनाव आयोग ने ई मतदान प्रणाली के लिए ई वोटिंग क्या है SECBR एंड्रॉइड ऐप लॉन्च किया। बिल्कुल सही है, माफ़ कीजिएगा, इसको पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो गया था। बताइए, बिहार ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। ये बिल्कुल आपका गलत है। ये आपका, देखिए, बिहार वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला आपका पहला राज्य है, दूसरा राज्य नहीं है। देखिए, एस्टोनिया देश में ई वोटिंग की प्रक्रिया है। ध्यान रखिए, कथन 3 आपका बिल्कुल सही। इसमें पूरा कौन सा सही है? तो ई मतदान प्रणाली के संबंध में कथन 1 और 3 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 कथन आपका बिल्कुल सही है। अगला 38 नंबर प्रश्न बताइएगा, इनमें से किस संस्थान को भारत के राष्ट्रपति पुलिस कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया था? बताइए, इनमें से किस संस्थान को भारत के राष्ट्रपति के पुलिस कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो ये आपका बिहार पुलिस को आपका किया गया था, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 40 की। बताइए, बिहार के चौथे कृषि रोड मैप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किसके बारे में? देखिए, बिहार के चौथे कृषि रोड मैप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्वेश्चन पे ध्यान रखना भैया। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करना भैया कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा लाइक भी कर दीजिएगा। बताइए, कौन सा कथन आपका सही है? किसके बारे में? बिहार के चौथे कृषि रोड मैप के संबंध में। एक में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 18 अक्टूबर 2025 को चौथे कृषि रोड मैप की शुरुआत की थी। क्या कथन 1 आपका सही है? ध्यान रखिए, तो आप लोग क्या बताइएगा कि कथन 1 आपका भैया सही नहीं है, 1 आपका बिल्कुल गलत है। ध्यान रखिए, देखिए इसका हम लोग सही उत्तर देखेंगे तो देखिए, बिहार के चौथे कृषि रोड मैप 2023 से लेकर 2028 का शुभारंभ भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया था, जो 18 अक्टूबर 2023 को पटना में किया गया था, ना कि 2025 में। ध्यान रखिएगा। अगर फिर से आप लोग को सोल्यूशन सुनना भी है तो 1 सेकंड के लिए वीडियो पीछे कर लीजिए, 5 सेकंड, और फिर से एक बार सुन लीजिएगा। यह कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए 4 साल की राजनीतिक योजना है। क्या कथन 2 सही है? तो ध्यान रखिए, कथन 2 भी आपका बिल्कुल गलत है। कथन 3 में इसका वित्तीय परिव्यय 50,000 करोड़ है और इसे कृषि विभाग के साथ साथ 7 अन्य विभागों द्वारा लागू किया जाता है। ये भी आपका बिल्कुल गलत है। ध्यान रखिए, इसमें सब गलत है भैया। छोड़िए इसको, ये क्वेश्चन हटा दीजिए। ये कौन सा सही है? तो इसमें कोई भी सही नहीं है। पापे बंद कर। लेकिन 44 नंबर प्रश्न देखिए, सूची 1 है, सूची 2 है। सूची 1, सूची 2 है। सूची 1 में क्या है? देखिए, पश्चिमी घाट की पर्वतमालाएं हैं और विशेषताएं हैं। मतलब ए में हरिश्चंद्र श्रेणी। क्या हरिश्चंद्र श्रेणी आपका जो महाराष्ट्र पुणे में उस्मानाबाद जिले में विस्तृत है। क्या है? महाराष्ट्र के उस्मानाबाद। देखिए, 1 हो जाएगा आपका 2 में। बी में हो जाएगा कुद्रेमुख। कुद्रेमुख आपका हो जाएगा हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लौह से समृद्ध। देखिए, ये हो जाएगा आपका 1 में। सी में जो महाबलेश्वरम की विशेषताएं क्या है? महाबलेश्वरम की विशेषताएं देखिए, ये पश्चिम घाट की 1438 मीटर ऊंची एक महत्वपूर्ण चोटी है। ये आपका 4 में हो जाएगा। नीलगिरी पहाड़ियाँ, ये आपका जो दक्षिण भारत की प्रसिद्ध रिसोर्ट। ध्यान रखिएगा, इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी आप लोग बोलिएगा, बिल्कुल सही। आप लोग याद कर लीजिए, उसको रोकिएगा थोड़ा सा पीछे करके, उस पर थोड़ा सा आप लोग याद कीजिएगा, देखिएगा उसको क्वेश्चन को। अगला नंबर प्रश्न है, कोपेन जलवायु कोड और उनके
जलवायु प्रकारों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? देखिए, जलवायु कोड है और जलवायु का प्रकार है। बताइए, AMW क्या है? AMW तो ये आपका हो जाएगा उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु। उष्णकटिबंधीय ये आपका हो जाएगा इतना, यहाँ हो जाएगा। देखिए, बताइए, AS युग्मों पर विचार कीजिए। अच्छा, अरे एक सेकंड भैया, इसमें बोला कौन सा सुमेलित है? देखिए, AMW ये हो जाएगा। देखिए, उष्णकटिबंधीय मानसून। एक सेकंड, ये क्वेश्चन को देखिए स्टार कर दीजिएगा, आप लोग खुद बना लीजिएगा। देखिए, इसका आंसर हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। अगर इसका आंसर आप लोग को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। 42 नंबर का आंसर आपका इतना ये होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 43 की ओर। बताइए, बंधु पारंपरिक रूप से किनसे जुड़े हैं? बताइए, बंधु पारंपरिक रूप से किससे जुड़े हुए हैं? तो आपका दक्षिण एशिया और उत्तरी अफ्रीका के रेगिस्तान से आपका जुड़े हुए हैं। अगला नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए, ऑर्डर नीचे रेखा निम्नलिखित में से किनके बीच ज़्यादातर सीमा बनाती है? क्या? ऑर्डर नीचे रेखा निम्नलिखित में से किनके बीच ज़्यादातर सीमा बनाती है? तो ज़्यादातर सीमा आपका जर्मनी और पोलैंड के बीच आपका बनाती है, ध्यान रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए, डार्डानेल्स जलडमरू मध्य निम्नलिखित में से किन्हें जोड़ता है? क्या? डार्डानेल्स जलडमरू मध्य निम्नलिखित में से किन्हें जोड़ता है? ध्यान रखिए, बताइए किन्हें जोड़ता है? तो ये आपका ये मरमरा सागर और एजियन सागर को जोड़ता। कौन? डार्डानेल्स जलडमरू मध्य आपका मरमरा सागर को और एजियाना सागर को आपका जोड़ता है, याद रखिएगा। सब क्वेश्चन देखिए भूलने वाला नहीं है, सब वन लाइनर है। भारत का 0 माइल स्टोन कहाँ स्थित है? बताइए, सब क्वेश्चन में क्वेश्चन कुछ ऐसे, ये इतना इजी क्वेश्चन है। भारत का 0 माइल स्टोन कहाँ स्थित है? तो आप लोग बताइएगा, पर नागपुर में आपका स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 47 की ओर। ये देखिए सिर्फ वन लाइनर है भैया। मतलब इनमें से किस रेगिस्तान में क्या एम्स्ट्री क्वार्टर कहा जाता है? एम्स्ट्री क्वार्टर कहा जाता है। किसको कहा जाता था? रब अल खली को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रब अल खली को कहा जाता है। देखिए, इसके बाद थोड़ा सा हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। देखिए, रब अल खली नामक एक अरबी से अंग्रेजी में सीधा अनुवाद क्या है? एम्स्ट्री क्वार्टर खाली यानी कि खाली क्षेत्र होता है। यह इसे नाम से इसलिए मिला है क्योंकि यहाँ अत्यधिक कठोर वातावरण इसे इंसानों के रहने के लिए लगभग पूरी तरह से अयोग्य यानी कि निर्जन बना देता है। ध्यान रखिएगा। अगला 50 नंबर प्रश्न बताइए। देखिए, ताउंगया कृषि प्रणाली किस देश से जुड़ी है? क्या? ताउंगया कृषि प्रणाली किस देश के साथ में आपका जुड़ा हुआ है? तो आप लोग बताइएगा। आपका म्यांमार के साथ में आपका जुड़ा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। म्यांमार से आपका ताउंगया आपका कृषि प्रणाली आपका जुड़ा हुआ है। और 49वां प्रश्न बताइए, सतह के क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? बताइए, सतह के क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? तो आप लोग बताइएगा, एक नंबर में बताइएगा भैया, तुरंत आंसर दीजिएगा। इसका कौन सा है? देखिए, लेक सुपीरियर झील आपका सबसे दुनिया के सबसे मीठे पानी की झील आपका है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर प्रश्न बताइए, भारत के प्रायद्वीपीय नदियों का सबसे बड़ा बेसिन कौन सा है? तो आप लोग गोदावरी बेसिन बोलिएगा। सीधा ये सब देखिए, कुछ सोचने वाली बात नहीं। देखिए, गोदावरी बेसिन जो है सबका भारत के प्रायद्वीपीय नदियों का सबसे बड़ा बेसिन है, याद रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न बताइए, कर्णप्रयाग में अलकनंदा किस नदी से मिलती है? बताइए, कर्णप्रयाग अलकनंदा में किस नदी से मिलती है? बताइए किस नदी से मिलती है? इतना आंसर आपका पिंडर नदी से आपका मिलती है, ध्यान रखिए। देखिए, पिंडर नदी जो है आपका कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी से आपका मिलती है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इधर वन लाइनर है तो वन लाइनर पर उतना आप लोग को ध्यान नहीं देना है, इस सबको आगे आगे तुरंत में खींचिए एकदम। सूची 1 है, सूची 2 है ये। चलिए सूची 1 में क्या? देखिए, पर्वतीय दर्रा है और जोड़ने वाला राज्य और क्षेत्र। गेटवा लगा दे मम्मी। पर्वतीय दर्रा है और जोड़ने वाला राज्य और क्षेत्र है, तो बताएं कि कौन सा सही है। कि एक में माना दर्रा क्या है? एक में आपका है माना दर्रा। तो माना दर्रा आपको जो है उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? उत्तराखंड को आपका तिब्बत से जोड़ता है। कौन? माना दर्रा, ध्यान रखिए। तो ये पर 3 में हो जाएगा। बताइए,
नाथुला दर्रा को किससे जोड़ता है? तो नाथुला दर्रा को भारत और चीन के बीच सिक्किम सीमा के चौकियों से में स्थित है। ध्यान में रखिएगा, कहाँ जगह? भारत और चीन के बीच सिक्किम की सीमा चौकियों पर स्थित है। ये आपका हो जाएगा 2 में। बताइए पेंसिला, पेंसिला आपको किसको जोड़ता है? तो पेंसिला आपको देखिए सुरु घाटी को जास्कर घाटी से आपका जोड़ता है। किसको जोड़ता है? किसको? सुरु घाटी को जास्कर से जोड़ता है। कहाँ ये सुरु घाटी? देखिए आपका 4 में है। देखिएगा पेंसिला लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश में 4400 मीटर की ऊंचाई NH 301 कारगिल पदुम राजमार्ग पर स्थित है। ध्यान में रखिएगा। देखिए 4 में। अब डी में आपका काराताग दर्रा, ये आपका हो जाएगा देखिए लेह यारकंद कारवा मार्ग को काराकोरम में स्थित है। ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग मिलान कर लीजिएगा ये बढ़िया से और याद कर लीजिएगा यहाँ पे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन से आप लोग लग रहा 5 बार बोल लिए होंगे, लेकिन अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। बताइए थर्मल पावर स्टेशन, क्या? थर्मल पावर स्टेशनों और उनसे संबंधित राज्यों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्या है? थर्मल पावर स्टेशन है और राज्य है। बताइए एक में कोठागू डैम, कोठागू डैम आपका मिलान क्या करना है? सुमिलित करना है। कोठागू डैम आपका तेलंगाना, ये बिल्कुल आपका बोला कितने सुमिलित है? ये तो आपका सुमिलित है। 2 में है कोरबा, कोरबा आपका कहाँ हो जाएगा? कोरबा आपका छत्तीसगढ़, ये भी आपका बिल्कुल सही सुमिलित है। 3 में आपका विंध्याचल, ये क्या है? मध्य प्रदेश, ये भी आपका बिल्कुल सही सुमिलित है। 4 में है कोराडी महाराष्ट्र, ये भी आपका बिल्कुल सही सुमिलित है। ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चारों युग्म आपका बिल्कुल सही रूप में से बताइए। कोठागू डैम आपका किस राज्य में स्थित है? तो आपका तेलंगाना में स्थित है। कोरबा आपका किस राज्य में? तो छत्तीसगढ़ में राज्य में स्थित है। विंध्याचल आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। कोलाडी पावर थर्मल स्टेशन आपका महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ ध्यान दीजिए थर्मल पावर स्टेशन है और राज्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 54 की ओर। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2025 के अनुसार भारत में चाइल्ड वेस्टिंग दर कितनी है? बताइए वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2025 के अनुसार भारत में चाइल्ड वेस्टिंग दर कितनी है? लगभग कितनी है? तो लगभग आपका 18.7% है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 55 नंबर प्रश्न है। एक दुर्लभ प्रकार की गैर विलासिला वस्तु जिसमें से मांग सामान्य मांग के नियम विपरीत इसकी कीमतों बढ़ने पर बढ़ती हुई किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में आपका जाना जाता है? ध्यान रखिएगा। तो ये आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन हमको कुछ उतना समझ में आया नहीं भी है तो आप लोग थोड़ा सा अपने से इसको पढ़ लीजिएगा और ध्यान में रखिएगा। 56 नंबर प्रश्न बताइए सामाजिक प्रगति सूचकांक क्या है? SPI के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है? ये आपको बताना किसके बारे में? सामाजिक प्रगति सूचकांक SPI के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? तो कथन 1 में आपका है, कथन 1 में आपका यह सोशल प्रोग्रेस क्या इम्परेटिव द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है, जो बिल्कुल सही है। 2 में है यह 3 आयामों बुनियादी मानवीय आवश्यकताएं क्या है? कल्याण के आधार और अवसर से मिलकर बना है। क्या 2 आपका सही है? तो 2 भी आपका बिल्कुल सही है। 3 में आपका आर्थिक विकास प्रदर्शन के लिए क्या प्रति व्यक्ति GDP का उपयोग SPI के मुख्य घटक के रूप में किया जाता है? ये भी आपका बिल्कुल गलत है। ध्यान रखिए सही नहीं है। व्यक्तिगत अधिकार क्या व्यक्तिगत संग्रह को समावेशिता के अवसर क्या आयाम के घटक हैं? ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। किसके बारे में? सामाजिक प्रगति सूचकांक SPI के संबंध में कथन 1, 2 और 4 आपका सही है। 1, 2 और 4 आपका कौन सा ऑप्शन में है? तो 1, 2 और 4 आपका ऑप्शन नंबर सी में आप लोग ध्यान रखिएगा और याद कर लीजिएगा। गेटवा लगा दें सर बाबू जी। 57 नंबर प्रश्न है किसी वस्तु या सेवा की कीमत पर सरकारी द्वारा लगाई गई ऊपरी सीमा किस रूप में जाना जाता है? बताइए किसी वस्तु या सेवा की कीमत पर सरकार द्वारा लगाई गई ऊपरी सीमा किस रूप से जाना जाता है? तो आपका अधिकतम मूल्य सीमा के रूप में जाना जाता है। देखिए किसी वस्तु या सेवा की कीमत पर सरकार द्वारा लगाई गई ऊपरी सीमा को अधिकतम मूल्य सीमा कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 58 की ओर।
प्रश्न नंबर 58 देखिए क्या बोल रहा है आपका, वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत के क्या मर्चेंडाइज व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका गलत है? किसके बारे में? मर्चेंडाइज। देखिए तो ए में आपका है, कौन सा कथन इसमें गलत है आपको ये बताना है। तो देखिए ए में देखिए, यह वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान क्या मर्चेंडाइज व्यापार घाटा वित्तीय वर्ष 2024-25 में 283 मिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में बढ़कर लगभग 333 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। ये तो आपका बिल्कुल सही है। तो मैं पेट्रोलियम क्रूड और उत्पादक भारत के सबसे बड़ी आयात वस्तु बने रहे हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही है। 3 में आपका पिछले वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान सोने के आयात और उल्लेखनीय गिरावट देखी गई है, ये भी कथन आपका बिल्कुल गलत है, सही नहीं है। डी में आपका वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कुल व्यापारिक आयात लगभग 775 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है, ये भी आपका ध्यान में रखिएगा, ये आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए इसमें क्या बोल रहा था कि कौन सा कथन आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न बताइएगा, देखिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का शीर्ष 5 निर्यात क्या है गंतव्यों में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा शामिल नहीं है? क्या बोला, वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत के शीर्ष 5 निर्यात गंतव्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? बताइए कौन सा शामिल आपका नहीं है इसमें? तो आप लोग बताइएगा कि जर्मनी जो है सो इसमें से आपका शामिल नहीं है, ध्यान रखिएगा। देखिए जर्मनी, हालांकि जर्मनी यूरोपीय संघ के भीतर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार है, लेकिन यह भारत के लिए एक शीर्ष 5 संग्रह व्यापारिक निर्यात गंतव्यों में शामिल नहीं है। शीर्ष स्थान पर लगातार क्या संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमीरात, नीदरलैंड, सिंगापुर और चीन जैसे देश के पास बने हुए हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न बताइएगा, प्रश्न नंबर 60। देखिए आरबीआई के वित्तीय समावेशन सूचकांक क्या एफआई इंडेक्स मार्च 2024 में डैश बढ़कर 2025 में डैश कितना हो गया है? बताइए कितना हो गया? तो ये आपका हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 64.2, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा आपका 67.0। देखिए आरबीआई का वित्तीय समावेशन सूचकांक एफआई इंडेक्स मार्च 2024 में 64.2 से बढ़कर मार्च 2025 में 67 हो गया है, 67.0 हो गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न पे आता है, प्रश्न नंबर 61। देखिए केंद्रीय बजट 2024-25 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गेट ऑफ बंद करके जो गए। केंद्रीय बजट 2026-27 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? बताना है कौन सा कथन आपका सही है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कौन सा सही है? देखिए 1 मई 2026-27 के लिए अनुमानित कुल व्यय 2025-26 के संशोधित अनुमान कम है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान रखिए। बी में आपका 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी 4.3% अनुमानित है, जो 2025-26 में संशोधित अनुमान से कम है, ये आपका बिल्कुल सही है। क्या हो रहा है? केंद्रीय बजट 2026-27 के संबंध में कौन सा कथन आपका सही है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बताइएगा, प्रश्न नंबर 62। देखिए एक बैंक की बैलेंस शीट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? एक बैंक के बैलेंस शीट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, बताना कि कौन सा कथन आपका इसमें से सही है। देखिए तो 1 में आपका बैंक द्वारा स्वीकार की जाने वाली जमाओं को उसकी क्या है देनदारियों के रूप में दर्ज किया जाता है, जो कि आपका बिल्कुल सही है। 2 में आपका नेटवर्थ संपत्तियों में से क्या है देनदारियों को घटाकर प्राप्त की जाती है, ये भी आपका बिल्कुल सही है, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक बैंक में बैलेंस शीट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? तो दोनों कथन आपका सही है, याद रखिएगा। बताइए यदि कीमत में महत्वपूर्ण परिवर्तन के बाद भी मांग लगभग क्या अपरिवर्तित रहती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे आपका बोलोचदार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोलोचदार मांग कहा जाता है। तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है?
प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कि कौन सा कथन आपका देखिए यहाँ पे सही है। देखिए तो कथन 1 में आपका है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। कथन 1 में आपका यह योजना नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम से प्रेरणा लेती है और इसमें से 100 कर्म प्रदर्शन वाले जिले शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक राज्य से कम एक जिला शामिल है। ये कथन आपका बिल्कुल सही है भैया। कथन 2 में इसका उद्देश्य 1.7 करोड़ किसानों को सहायता प्रदान करना है और यह 11 मंत्रालयों में लागू की जा रही 36 मौजूदा कृषि योजनाओं का अभिसारण करती है। देखिए ये भी आपका बिल्कुल सही है। 3 में आपका है यह योजना 5 साल की अवधि के लिए प्रस्तावित है जिसे वित्तीय के परिव्यय का 50% कृषि बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण के लिए निर्धारित है। कथन 3 में आपको बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिए सही नहीं है। कौन सा सही है? तो 1 और 2 आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला बताइएगा प्रश्न नंबर 65। देखिए आपका क्या है। देखिए हाल ही में जारी किए गए वर्ष 2023-24 क्या उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण ASI के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है? क्या बोल रहा है? हाल ही में जारी किए गए वर्ष 2023-24 के उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण ASI के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है? ये बताना कि कौन सा कथन आपका गलत है। कथन 1 में यह सांख्यिकी संग्रह संशोधन अधिनियम 2017 के तहत क्या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ये कथन आपका बिल्कुल सही है। 2 में रक्षा प्रतिष्ठान और रेलवे कार्यशालाएं का सर्वेक्षण के दायरे से बाहर है। ये भी आपका बिल्कुल सही है। कथन 3 है आपका सर्वेक्षण के अंतर्गत आने वाले राज्यों को सकल मूल्यवर्धन में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक थी। ये आपका बिल्कुल सही है। कथन 3 में इसमें बोल रहा है कौन सा कथन गलत है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 4 में बुनियादी धातुएं, कपड़ा, खाद्य उत्पाद, क्या फार्मास्यूटिकल्स और पेट्रोलियम उत्पाद GVA 5 सबसे बड़े योगदान करते थे। बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाल ही में जारी किए गए वर्ष 2023-24 के उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण ASI के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल गलत है। इस चीज़ पर आप लोग ध्यान रखिएगा। बताइए निसार मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बंदर को मरे। निसार मिशन के प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बताइए उद्देश्य क्या था? राडार का उपयोग करके पृथ्वी की भूमि और बर्फ की क्या सतहों में होने वाले परिवर्तन का अवलोकन और मानचित्रण करना। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न बताइए त्रिगुण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए क्या बोल रहा है? त्रिगुण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो कथन 1 में है देखिए यह भारतीय नौसेना का वायु रक्षा कमान और नियंत्रण नेटवर्क है। बिल्कुल सही है। 2 में है यह अन्य सेना विशिष्ट वायु रक्षा प्रणालियों के साथ क्या है इंटरफेस स्थापित करता है। ये भी बिल्कुल सही है। सी में यह वास्तविक समय कि साझा परिचालन हवाई तस्वीरों योगदान देता है। ये भी आपका सही है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक में से क्या उपयुक्त में से एक से अधिक है, यानी कि तीनों आपका इसमें सही है। ध्यान रखिए त्रिगुण के संबंध में तीनों कथन आपका सत्य है। बहुत बढ़िया से आप लोग याद कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी कर लीजिए, एक लाइक भी कर दीजिएगा। हाल ही में लॉन्च किए गए हाल ही में लॉन्च किए गए CMS-3 मिशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? किसके बारे में? CMS-3 यानी कि GSAT-7R मिशन के संबंध में कौन सा कथन आपका इसमें सही है, ये आपको बताना है। देखिए ए में इसे PSLV रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया था। ये बिल्कुल गलत है। 2 में यह भारतीय धरती से लॉन्च किया गया भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह है। ये बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए आगे नंबर प्रश्न बताइएगा। प्रश्न नंबर 69 देखिए आपका क्या है। भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत निम्नलिखित में से कौन से स्वदेश विकसित रक्षा प्लेटफॉर्म में है? बताइए भारत में मेक इन इंडिया पहल के तहत निम्नलिखित में से कौन से स्वदेश विकसित रक्षा प्लेटफॉर्म है? कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए
चलिए इसका आंसर आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। हर बार 2 क्वेश्चन छोड़ता है, देखिए एक क्वेश्चन पहले छोड़ते हैं, एक क्वेश्चन अभी छोड़ते हैं। इसका आंसर आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए 17वां प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसलिंग की सहायता पारिस्थितिकी तंत्र का घटक नहीं है? क्या बोले, निम्नलिखित में से कौन सा बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च सेंटर काउंसलिंग की सहायता पारिस्थितिकी तंत्र का घटक नहीं है? क्या बोल रहे, घटक नहीं है, तो आपका पीएम रिसर्च क्या फेलोशिप, ध्यान रखिए ये आपका क्या पारिस्थितिकी तंत्र का घटक आपका नहीं है, ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर डी। 71वां प्रश्न देखिए, 25 न्यूटन बल किसी वस्तु के बल पर दिशा 4 मीटर विस्थापित करता है, किया गया कार्य है? क्या बोले, 25 न्यूटन का बल किसी वस्तु को बल की दिशा में 4 मीटर विस्थापित करता है, किया गया कार्य है। तो किया गया कार्य आपका 100 जूल होगा। देखिएगा, चलिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा तब इतना आएगा, लेकिन इसको छोड़िए, आप लोग अपने से कर लीजिएगा। 72वां प्रश्न देखिए, इसको भी आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा भैया, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इधर फिजिक्स आ गया भैया, तो इधर तो आप लोगों को खुद सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा ये सब। 73वां प्रश्न का देखिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा, बना लीजिएगा थोड़ा सा। चलिए 74वां प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा ध्वनि क्या है, देखिए इनमें से कौन सा गुण ध्वनि का तत्व निर्धारित करता है, तत्व निर्धारित करता है? तो ये आपका आवृत्ति जो है सो करता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आज का आखिरी प्रश्न देखिए, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा भैया। ऊंची वृत्ताकार अक्षा में घूमने वाले उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? बताइए, ऊंची वृत्ताकार अक्षा में घूमने वाले उपग्रह में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? कौन सा उपकरण होता है? तो क्षैतिज ऊर्जा घटती है जबकि स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। ध्यान में रखिए, क्या बोल रहा है, गतिज ऊर्जा घटती है और जबकि स्थितिज ऊर्जा आपका बढ़ती है, ध्यान रखिएगा। चलिए वीडियो हो गया समाप्त। अगर आप लोग को अच्छा लगा है भैया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला सेट देखेंगे हम लोग कल। थैंक यू सो मच।